अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हॉन्टेड फार्म हाउस की नाकाबिले फरामोश और दिल दहलाती सच्ची कहानी। सुना है काफ़ी शानदार फार्म हाउस है उस्मान के मामू का। शहर से बिल्कुल हटके कोई आबादी नहीं, बल्कि उस तरफ बहुत पुरसकून माहौल है। मुझे तो उस्मान बोल रहा था कि एक हफ्ते के लिए फार्म हाउस चला जा और भाभी के साथ एंजॉय कर। मैंने बोला तुम्हारी भाभी को ये एक हफ्ता भी महीनों पर मबनी लग रहा होगा। अरकम गाड़ी ड्राइव करता हुआ शरारत से बोला। उसकी बात पर रुबाब के लबों पर मुस्कान आ गई। शादी की सालगिरह है कल हमारी, तो एक दिन का स्टे करके हमें वापस आ जाना चाहिए। ये तो आप जनाब का इसरार है एक हफ्ते का, रुबाब मुंह बना के बोली। उसकी बात पर अरकम हंसने लगा। मैं जानता था, तभी मैंने बोला वो एक हफ्ते पर इतनी मुश्किल से राजी हुई है। जी तो और क्या, अब आप बताएं, इतनी दूर आबादी से हट के एक इतने बड़े फार्म हाउस में खाली दो लोग क्या मज़ा आएगा। जानती हो रुबाब, मैं इस शादी की पहली सालगिरह को बहुत खूबसूरत तरीके से यादगार बनाना चाहता हूँ। अरकम के मोहब्बत से कहने पर रुबाब मुस्कुराती। कितनी देर है फार्म हाउस आने में? रुबाब बेचैनी से बोली। बस थोड़ा सा दूर है, आने वाला है। अरकम के दोस्त उस्मान के मामू ने ये फार्म हाउस कुछ माह पहले ही बनाया था और अब अरकम अपनी बीवी के साथ इस फार्म हाउस में जा रहा था। लो जी, आ गए हम। गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वाह ब्यूटीफुल, रुबाब गाड़ी से उतरते हुए सताइशी नज़रों से फार्म हाउस को देखते हुए बोली। पत्थरों से बनी मसनूई आबशार जिन पर नन्हे मुन्ने बल्ब नस्ब थे, जो रोशन होकर उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। उससे थोड़े ही फासले पर एक बड़ा सा पूल था। पूल के अतराफ में लगी कलरफुल लाइट्स जो पूल के पानी पर पड़ के पानी को रंगीन कर रही थीं। पूल के बिल्कुल सामने ही बड़ा सा गार्डन था, जहाँ पर बेतहाशा दरख्त लगे हुए थे। गार्डन में पत्थर की बेंच जगह जगह रखी हुई थी और गार्डन के एक तरफ झूले लगे हुए थे। पूल के दाईं तरफ एक पतली सी राहदारी जा रही थी। वहाँ गोल सीढ़ियाँ बनी हुई थीं जो ऊपर की जानिब जा रही थीं। ऊपर एक मास्टर बेडरूम था, उसके बराबर दो कमरे और थे। एक कमरे में सिंगल बेड और फ्लोर कुशन थे, जबकि दूसरे कमरे में टीवी और सोफे रखे हुए थे। उन कमरों के सामने एक छोटा सा बावर्ची खाना था। बेडरूम में बड़ा सा टेरेस था। इस टेरेस से नीचे फार्म हाउस का पूरा नज़ारा किया जा सकता था। क्या जगह है, रुबाब सीढ़ियाँ चढ़ती बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। अरे तभी तो बोल रहा हूँ, 8-10 दिन यहीं रह जाते हैं। अरकम की शरारत से कहने पर वो हंसती। जी आपका बस चले ना तो सारी उम्र यहीं रह जाएं। हाँ तो इस पर भी सोचा जा सकता है ना रुबाब। खाना रास्ते में पार्सल करा लिया था। दोनों ने नीचे लॉन में बैठ के खाना खाया। खाने के बाद दोनों लॉन में चहलकदमी करते हुए बातें करने लगे। दोनों ही इस जगह आकर काफ़ी खुश थे। क्या ख्याल है, अब ऊपर चले? अरकम रुबाब से बोला। बिल्कुल चले, रुबाब मुस्कुराते हुए बोली। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, फ़िलहाल तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त नींद आ रही है। अरकम बेड को देखते हुए बोला और बेड पर लेट गया। वो भी इसके बराबर लेटकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद थी कि आकर न दे। घड़ी में वक्त देखा जो रात के 12 बजा रही थी। अरकम सो चुका था और वो बेदिली से करवटें बदलने लगी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उठ के बैठ गई और कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे चली आई। रुबाब आहिस्तगी से गार्डन की जानिब बढ़ गई। आसमान पर चमकता चांद और टिमटिमाते तारे उसे हमेशा से ही बहुत पसंद थे। वो झूले में बैठ के चांदनी रातें गाना गुनगुनाने लगी कि थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी गुनगुना रहा है। रुबाब गाते गाते रुक सी गई तो वो आवाज़ भी अचानक से रुक गई। रुबाब ने फिर गुनगुनाना शुरू किया। फिर कोई उसके साथ गाने लगा। वो कुछ घबरा सी गई और खामोशी से उतर के झूले से ऊपर की जानिब बढ़ गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई और भी उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आहट पर पलट कर देखा तो कोई ना था। वो अपना वहम समझ के कमरे में आकर बेड पर लेट गई। सुबह उसकी आंख अरकम से पहले खुल गई। अरकम अभी तक बेखबर सो रहा था। वो बिखरे बालों को दोनों हाथों से समेट के उनका जूड़ा बना के नीचे चली आई। सुबह सवेरे गीली घास पर चलना उसे बेहद अच्छा लग रहा था। गीली घास पर चलते चलते रुबाब को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। रुबाब ने पलट कर देखा, मगर कोई ना था। काफ़ी देर चलते रहने के बाद उसके पैर दुखने लगे तो वो ऊपर चली आई। अरे उठ गए आप? हाँ भाई, अभी उठा हूँ। चले मैं चाय ले आऊँ? वो बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई। चाय बनाते हुए 2 से 3 बार रुबाब को महसूस हुआ जैसे कोई बावर्ची खाने के सामने से तेज़ी से गुजरा हो।
उसने बाहर आकर भी देखा मगर कोई ना था। नाश्ता बना के वो वहीं बेडरूम में ले आई। नाश्ते के दौरान दोनों बातें करते रहे, फिर नीचे चले आए। बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। यार रुबाब, भूख लग रही है। अरकम के कहने पर उसे भी ख्याल आया कि वो दोपहर के लिए कुछ बना ले। इस गर्ज से वो ऊपर आ गई और बावर्ची खाने में खाना बनाने लगी। मैं भी तुम्हारी हेल्प करा दूं? अरकम की आवाज़ पर वो उछल गई। तोबा अरकम, आपने तो डरा दिया। उसके इस तरह से डर के उछलने पर वो भी हंस दिया और उसकी मदद कराने लगा कि रुबाब को अपना सेल फोन बजने की आवाज़ आई। वो सेल उठाने की गर्ज से बावर्ची खाने से बाहर आई कि सीढ़ी चढ़ते अरकम को देखकर वो साकित सी हो गई। यार कितनी देर है खाना पकाने में? अरकम की बात पर वो फटी फटी आंखों से बावर्ची खाने की तरफ देखने लगी जहां अरकम खड़ा था। वहां अब कोई ना था। आप कहाँ थे? वो खौफ से अटकते हुए बोली। नीचे था। रुबाब की बात पर वो हैरानगी से बोला। फिर मेरे साथ कौन था? वो उसे बताते हुए रूहानसी हो गई। मेरा भूत होगा, वो जोर से हंसते हुए बोला। उसकी बात पर रुबाब के डर से आंसू निकल गए। अरे अरे, मजाक कर रहा था, तुम्हारा वहम होगा। वो उसे चुप कराते हुए बोला। नहीं अरकम, आपकी शक्ल में कोई था। वो बजिद थी। उसकी बात पर वो खामोश सा हो गया। रुबाब के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। शाम में वो और अरकम टेरेस में खड़े बातें कर रहे थे कि अरकम के सेल पर कॉल आने लगी। वो बात करने अंदर चला गया। रुबाब दिलचस्पी से नीचे देखने लगी कि उसकी निगाह स्विमिंग पूल पर ठहर सी गई। पूल में बनते बुलबुलों को वो ताज्जुब से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में कोई है। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई। मगरिब की अजानें हो चुकी थीं। हर सू खामोशी का राज था। वो पूल के नज़दीक आकर गौर से पानी को देखने लगी। उसे अपना पानी पर पड़ता अक्स साफ नज़र आ रहा था कि अचानक रुबाब की आंखें खौफ से फैल गईं। उसे पानी में अपने बराबर किसी औरत का अक्स भी नज़र आ रहा था। उसने तेज़ी से पलट के अपने बराबर देखा मगर वहाँ कोई ना था। रुबाब, ऊपर आ जाओ, टेरेस में खड़ा अरकम ज़ोर से बोला। उसकी आवाज़ पर रुबाब चौंक कर उसे देखने लगी और अपने इतराफ़ में इर्द गिर्द खौफ से देखती हुई ऊपर की जानिब बढ़ गई। रात में रुबाब नीचे गाड़ी में रखा कुछ ज़रूरी सामान लेने आई। अभी वो ऊपर की जानिब बढ़ने ही वाली थी कि किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ पर वो बुरी तरह से उछल सी गई। वो आवाज़ के ताकुब में चलने लगी। ये आवाज़ गार्डन के एक हिस्से से आ रही थी। वो उस तरफ बढ़ गई। नीम के दरख्त के पास एक बच्चा घुटनों में मुंह दिए मुस्तकिल रो रहा था। अरे, ये बच्चा कहाँ से आ गया? वो सोचते हुए वहीं उस बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ गई। बेटा, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? ऐसे रुबाब के पूछते ही उस बच्चे के रोने की रफ्तार में इजाफा हो गया। मगर अचानक से रुबाब की रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। ये सोच के कि इन दोनों के अलावा तो इस फार्म हाउस पर कोई नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आया? रुबाब, क्या तुम यहाँ हो? अरकम की आवाज़ पर रुबाब पलटकर अपने पास आते अरकम को देखने लगी। अरकम, ये बच्चा? वो इशारा करते हुए बोली। कौन बच्चा? अरकम हैरानगी से बोला। रुबाब भी हैरत से उस जगह को देख रही थी जहाँ अब कोई नहीं था। यहाँ अरकम, अभी मैंने कोई बच्चा देखा है। कोई नहीं है रुबाब। चलो यहाँ आओ, वॉक करें। वो उसका हाथ पकड़ के गार्डन में चहलकदमी करने लगा। पता नहीं अरकम, मुझे महसूस हो रहा है कि इस फार्म हाउस में कुछ है। यार, तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। वो उसके ख्याल को झुटलाते हुए बोला और दोनों झूले में बैठ के बातें करने लगे। अरकम, पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिन में तुम्हारे रूप में किसी का मेरे साथ खाना पकवाना, फिर पानी में किसी औरत का अक्स नज़र आना, और अब ये बच्चा। और पढ़ो डरावनी कहानियाँ और देखो ऐसी मूवीज़ जो दिमाग पर सवार हो गई हैं तुम्हारे। अरकम हंसते हुए बोला। नहीं अरकम, यकीन करो, मैंने खुद देखा। अच्छा बाबा, देखा होगा, अब कोई और बात करो। हम यहाँ ये मालूम थोड़ी करने आए हैं कि इस फार्म हाउस में कुछ है या नहीं। हम तो एंजॉय करने आए हैं ना। अरकम की बात पर वो खामोश सी हो गई। अब चुप क्यों हो गई हो? वो उसको चुप देख के बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अरकम कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। वो रूहानसी होती उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। काफ़ी देर बाद वो दोनों ऊपर आ गए और टीवी देखने लगे, और ना जाने कब उस कमरे में टीवी देखते हुए उन दोनों की आंख लग गई। रात के किसी पहर अरकम की आंख खुली तो उसे कमरे के बाहर खड़ी रुबाब नजर आ गई। वो भी उठ के उसके पास आ गया। क्या हुआ रुबाब, यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं अरकम, नींद नहीं आ रही। रुबाब मुस्कुराते हुए बोली। मुझे उठा देना था ना। अरकम, चलो नीचे चलते हैं। रुबाब सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोली और अरकम भी उसके पीछे जाने लगा। अरकम, कहाँ जा रहे हैं आप?
पीछे से आती रुबाब की आवाज़ पर वो बुरी तरह से उछला। अरकम ने तेज़ी से पलटकर सीढ़ियों की जानिब देखा तो वहाँ अब कोई न था। तुम कहाँ थी? वो हैरत ज़दा सा बोला। मैं तो वॉशरूम गई थी, अभी आपको नीचे जाता देखा तो हैरत हुई कि इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं। कहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। वो उसे टालते हुए बेडरूम में आ गया और बेड पर खामोशी से आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल के देखा तो रुबाब सो चुकी थी। अरकम को अब लग रहा था रुबाब ठीक बोल रही है, इस फार्म हाउस में कुछ है। अगर मैं उसके साथ चल देता, पर वो थी कौन? यही सोचते सोचते अरकम की आंख लग गई। सुबह वो उठा तो सारी बातों को जहन से झटक के रुबाब के साथ नाश्ता किया और फिर दोनों नीचे आ गए। वो स्विमिंग पूल की जानिब भर गया और स्विमिंग करने लगा। आ जाओ, वो पूल के पास कुर्सी पर बैठी रुबाब को देखते हुए बोला। नहीं नहीं, अभी इतनी सुबह नहीं, दिन में ठीक है, अभी तो पानी देख के ही सर्दी लग रही है, रुबाब झुरझुरी लेते हुए बोली। अरकम को उसके झुरझुरी लेने पर हंसी आ गई। अब तो चलो स्विमिंग पूल में रुबाब, शाम हो गई है। रुबाब टेरेस में खड़ी चिप्स खा रही थी जब उसके पास अरकम आते हुए बोला, हाँ चलें, अब चलते हैं, मैं चेंज कर लूँ ज़रा। वो चेंज करके उसके साथ नीचे पूल में आ गई। वो उसका हाथ पकड़ के पूल में उतर गई। ठंडे पानी की लहर रुबाब के जिस्म से टकराई तो उसके जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। उफ अरकम, इतना यख पानी है, सुबह आपको मना कर दिया तो अभी मना नहीं कर पाई, वरना मेरा ज़रा दिल नहीं था। हाँ, बहुत सर्द है ना पानी? अरकम की आवाज़ पर वो चौंक के उसे देखने लगी कि उसकी आवाज़ भी पानी जैसे ही सर्द मालूम हो रही थी। अभी वो गौर ही कर रही थी कि अरकम ने उसका सर पकड़ के पानी के अंदर कर दिया। रुबाब बुरी तरह से मचल रही थी। पानी उसके नाक मुंह में जा रहा था। बहुत मुश्किल से रुबाब अपना सर अरकम के हाथों की गिरफ्त से छुड़ा पाई। वो बुरी तरह से खांसते हुए गुस्से से अरकम को देखने लगी, मगर ये क्या, अरकम के बजाय वहाँ उसके साथ एक मकरू चेहरे का आदमी था। दहशत से रुबाब की आंखें फट गईं। वो तेज़ी से चीखती हुई पूल से बाहर निकलने लगी, मगर पानी में मौजूद आदमी ने उसकी टांगें पकड़ ली। रुबाब बुरी तरह से चीखते हुए अरकम को आवाज़ें देने लगी। अचानक उस मखलूक की गिरफ्त ढीली पड़ी तो वो गार्डन में नजर आते अरकम के पीछे भागी। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा था रुबाब। मौत के मुंह से निकल के आ रही हूँ अरकम, अब मुझे ज़रा यहाँ नहीं रहना, अभी चलो यहीं से वापस। रुबाब रोते हुए उसे सब कुछ बताने लगी। मगर रुबाब, हम अभी कैसे निकलेंगे? सुबह ही निकल सकते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती अरकम, हमें अभी चलना है। रुबाब रोते हुए बज़िद थी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? बोला ना, सुबह निकल जाएंगे। वो सख्ती से बोला। रुबाब रोती हुई ऊपर की जानिब बढ़ गई। अरकम परेशान वहीं गार्डन में बेंच पर बैठ गया। उसे अपने रुबाब से इस तरह बोलने पर पशेमानी थी। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठा रहा, फिर ऊपर जाने के लिए खड़ा होने लगा कि उसकी नज़र थोड़े फासले पर झूले की जानिब उठी, जहाँ पर एक बच्चा झूले पर बैठा था और पास एक औरत खड़ी उसे झूला झुला रही थी। अरकम खौफज़दा होता तेज़ी से ऊपर की जानिब भागा और बेडरूम में आ गया, जहाँ रुबाब आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। माफ़ कर दो यार रुबाब, वो रुबाब का हाथ पकड़ते हुए बोला। मैं जानता हूँ इधर कुछ है, पर हमारा रात के वक्त निकलना मुनासिब नहीं, बस मैं तुम्हें यही समझा रहा था। कुछ बोलोगी नहीं क्या? अरकम रुबाब को चुप देखकर बोला और हाथ से उसके बाल संवारने लगा, मगर जैसे ही शीशे में उसकी नज़र पड़ी तो वो हवास बाख्ता सा हो गया। सामने एक मकरू सूरत की औरत खड़ी थी। वो घबरा के अपना हाथ उसके मकरू हाथ से छुड़ाने लगा, मगर उसके हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अरकम बमुश्किल उससे हाथ छुड़ाकर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर तेज़ रफ्तारी से सीढ़ियों की जानिब भागा। उसे सीढ़ियाँ चढ़ती रुबाब नज़र आ गई। रुबाब, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। तुम ठीक कह रही थी, भले कितने भी रात हो, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो रुबाब का हाथ पकड़ के गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए बोला। उसकी बात पर रुबाब उसके साथ जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अरकम तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए फार्म हाउस से बाहर आ गया। शुक्र है अल्लाह का हम निकल गए वहाँ से। तुम ठीक कह रही थी यार, सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी उस वक्त। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बराबर बैठी रुबाब को देख के शर्मिंदगी से बोल रहा था। उसकी बात पर रुबाब ने हाँ में सर हिलाया और आंखें मूंद लीं। क्या वक्त हो रहा होगा? वो सेलफोन उठा के वक्त देख रहा था कि अचानक उसके हाथों से सेलफोन रुबाब के पैरों में जाके गिरा। वो फ़ोन उठाने के लिए झुकने ही लगा था कि उसकी नज़र आईने पर पड़ी। सीट पर रुबाब नहीं, वही मकरू चेहरे की औरत थी। अरकम का सांस खौफ से उसके सीने में अटक गया।
اس کو لگ رہا تھا وہ بہت برا پھنس چکا ہے، مگر اس وقت اس کا کچھ بھی بولنا اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر برابر ڈالی، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ ویسے دیکھنے میں تو وہ رباب ہی لگتی تھی، لیکن آئینے میں اس کی اصل خوفناک شکل نظر آ رہی تھی۔ ارکم فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی فارم ہاؤس کی جانب موڑ لی، جہاں اس کی بیوی مشکل میں گرفتار تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے فارم ہاؤس میں جا کر رکی۔ کیا ہوا؟ ہم یہاں واپس کیوں آ گئے؟ میرا کچھ سامان رہ گیا ہے رباب، میں وہ لاتا ہوں۔ ارکم گاڑی کا گیٹ کھول کے تیزی سے اترتے ہوئے بولا۔ اسے پول کے پاس ہی زمین پر نڈھال پڑی رباب نظر آ گئی۔ رباب اٹھو، میں آ گیا ہوں۔ ارکم نے رباب کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ میری ہے۔ اچانک وہاں سامنے ہی ایک بدہیبت صورت کا آدمی نمودار ہوا۔ مجھے بچا لو ارکم۔ رباب پر مسلسل خوف طاری تھا۔ تم ہمت کرو رباب۔ ارکم اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کی طرف بھاگا، مگر وہاں وہی عورت کھڑی تھی۔ پھر وہ رباب کو لے کر سیڑھیوں کی طرف اوپر بھاگا۔ دونوں کمرے میں بند ہو گئے۔ ہم بہت برا پھنس چکے ہیں ارکم۔ رباب اور ارکم پسینے میں شرابور تھے۔ اچانک خوف سے کانپتی رباب کے دماغ میں بجلی کا کوندا لپکا۔ اس نے ارکم کا ہاتھ پکڑا اور دونوں واش روم میں گئے۔ وہاں جا کر دونوں نے وضو کیا اور باہر آ کر قرآنی آیات کا باواضح بلند ورد کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں پورے فارم ہاؤس میں لگتا تھا بھونچال آ گیا۔ رونے چیخنے کی آوازوں نے وحشت طاری کر دی تھی۔ زور زور سے قرآنی آیات پڑھتی رباب بری طرح سے ان وحشت زدہ آوازوں پر لرز رہی تھی۔ فجر کے وقت ان آوازوں کا سلسلہ تھما تو وہ دونوں خاموشی سے نیچے آ گئے اور سہمے ہوئے قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارکم نے تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال لی۔ رباب بہت نڈھال تھی، خوف نے اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ ارکم کو بھی لگ رہا تھا کہ ان کا بچ کے وہاں سے آنا بہت بڑی بات ہے۔ اس نے اپنے ملازم کے ہاتھ اپنے دوست عثمان کو فارم ہاؤس کی چابی بھجوا دی تھی۔ رباب کئی ہفتوں تک بخار میں مبتلا رہی تھی۔ ارکم کا دوست عثمان 1 ماہ بعد اس کے گھر میں آیا۔ یار تم تو ایسے پرائے ہوئے فارم ہاؤس سے آنے کے بعد کے ملے بھی نہیں۔ عثمان ارکم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ فارم ہاؤس کا نام بھی مت لینا، مجھے تو اس کے نام سے ہی نفرت ہو رہی ہے۔ ارکم ان بھیانک لمحوں کو یاد کرتے ہوئے بولا۔ تمہارے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا کیا ارکم؟ عثمان چونکتے ہوئے بولا۔ تو کیا مطلب کسی اور کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا اور تم نے یہ سب جانتے ہوئے بھی ہمیں وہاں بھیج دیا؟ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک فیملی وہاں گئی تھی، ان کے ساتھ بہت بھیانک واقعات ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو فیملی وہاں گئی تھی وہاں پر ان کی بیٹی کی موت ہو گئی تھی۔ تمہارا جب ملازم مجھے فارم ہاؤس کی چابی واپس کرنے کے لیے آیا تو ماموں وہیں پر موجود تھے اور کہنے لگے کہ تم نے وہاں انہیں کیسے بھیج دیا، مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ تبھی ماموں نے مجھے یہ سارے واقعات بتائے۔ یار وہ فارم ہاؤس ٹھیک نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے بارے میں۔ اگر پتا ہوتا تو تمہیں کبھی نہ جانے دیتا۔ وہاں پر جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ ان کے ہم شکل بن کے ان کو خوفزدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جنات انسانوں کی آمد و رفت سے تنگ ہو رہے تھے، اس لیے وہ آنے والوں کو خوفزدہ کر کے بھگانے کی کرتے ہیں۔ اب ماموں نے وہ فارم ہاؤس بند کر دیا ہے۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ اوروں کی جان کو نقصان میں نہیں پہنچا سکتا۔ ارکم اپنے دوست عثمان کی باتیں سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ دونوں میاں بیوی اس ہانٹڈ فارم ہاؤس سے زندہ سلامت بچ کے واپس آ گئے۔